I. Thoughts become things. Your beliefs shape your reality. Be careful choosing them. Today is 19th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 79 हिस्ट्री. एक करेक्शन है. जो सेशन था कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, वो था कैलकाटा सेशन 1917. कैलकाटा सेशन 1917. किसने कहा था क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी? द आंसर इज भगत सिंह जी. चित्तगोंग आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज किया था सूर्य सेन जी ने. फिरोजपुर में भगत सिंह मेमोरियल है. इंकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन पॉपुलराइज किया था भगत सिंह जी ने, बट उर्दू पोएट एंड प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इसको एज सच कॉइन किया था. पॉपुलराइज किया था भगत सिंह जी ने 1907-1931 ड्यूरिंग लेट 1920s में थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स. सो पॉपुलराइज किया था भगत सिंह जी ने. ओरिजिनली कॉइन किया था उर्दू पोएट मौलाना हसरत मोहानी जी. देन दिस इज दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो एल वतन हम तो सफ़र करते हैं. ये लिखा है वाजिद अली शाह ने. क्विज नंबर 80 हिस्ट्री के आंसर्स हैं. हिस्ट्री के सवाल हैं. हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम. हु इज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स? द थीम ऑफ द नोवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन वॉट? Velu Thampi led a rebellion against the British in which state? In which state? The Waghera uprising happened in which place? Then आज की vocabulary है. Jubilation का मतलब होता है आनंदोत्सव, a feeling of great happiness and triumph. Aberration का मतलब होता है विपथन, a departure from what is normal, usual or expected. Typically that is unwelcome. Veracity का मतलब होता है सच्चाई. Infatuated मतलब होना, मुग्ध होना. Possessed with an intense but short-lived passion or admiration for someone. Then deplorable का मतलब होता है वो खेदजनक है, deserving strong condemnation. ये CSET है. CSET के ये 2 सवाल हैं. Try to answer this quiz. This is quiz number 2. आज न्यूज़ बाइट्स में हम पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. सी, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कोई भी अगर लॉ बना है उसको जुडिशरी चेक कर रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या नहीं है. दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जैसे अभी कुछ जुडिशियल रिव्यू की बात आई थी, लाइक दैट. तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जज चेक करता है लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाय अ पब्लिक बॉडी, कि जो भी डिसीजन है, जो भी एक्शन है, क्या वो पब्लिक बॉडी का एक्शन है वो विद इन द लॉ है या नहीं है. तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर रही है. तो इट इज द पावर एक्सर्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टू एंश्योर दैट सच एक्शंस कॉन्फॉर्म्स टू द प्रोविजन ऑफ द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी काम किया है लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विद इन होना चाहिए. तो जुडिशियल रिव्यू 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है. अगर गवर्नमेंट का कोई एक्शन है और वो जुडिशियल रिव्यू में पास हो गया तो इसका मतलब है वो लेजिटिमाइज हो गया, और अगर पास नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया, अनड्यू एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट का स्टॉप हो गया. तो ये रिव्यू करता है डिसीजन को. ये राइट और रॉन्ग नहीं बताता है, ये बस ये बताता है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ध्यान में रखा गया है या नहीं. सो इंडिया फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब जुडिशियल रिव्यू के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, तो कोई डायरेक्ट और एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, बट ये डिराइव हो जाता है सर्टेन अदर प्रोविजन से. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इम्पोज्ड डेफिनेट लिमिटेशंस अपॉन ईच ऑफ द ऑर्गन्स दैट ट्रांसग्रेशन ऑफ विच वुड मेक द लॉ वॉइड. जैसे 99 पे कौन सा CAA आउट हो गया था, 99 में NJAC को क्वाश कर दिया था, अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया था जुडिशरी ने. 99 CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. अब जैसे कुछ प्रोविजंस हैं. 372 बोलता है जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन. आर्टिकल 13 बोलता है कि
कोई भी लॉ जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है फंडामेंटल राइट को वो वॉइड हो जाएगा। 32 एंड 226 है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रहा है। 251 एंड 254 है, अगर इनकंसिस्टेंसी है यूनियन एंड स्टेट लॉ में तो स्टेट लॉ वॉइड हो जाएगा, जो वहां पे आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा सेंटर का लॉ। 246 बोलता है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑन मैटर पर्टेनिंग टू द स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर का डिवीजन ऑफ पावर। 245 जैसे बोलता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर वंस अगेन। 131 टू 136 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लाइक दैट। 137 में सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर भी दिया हुआ है टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। एन ऑर्डर पास्ड इन अ criminal case is also looked here. Okay, all right, so this is there. Case can be reviewed and set aside only if there are errors apparent to the record. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी खुद को करेक्ट कर सकता है, रिव्यू ले सकता है उसका। सो दिस इज आर्टिकल 137। देन इसके बाद जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इंदिरा गांधी राजनारायण केस में कहा गया। जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये इंटरप्रिटेशन होता है, ऑब्जर्वर रोल इंडियन जुडिशरी का एस्टैब्लिश करता है। सुओ मोटो केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जो जुडिशरी है वो इंटरवीन करती है काफ़ी सारे पब्लिक इश्यूज को। एक आर्टिकल 142 भी होता है, वो क्या होता है, टेल हाउ डज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज डिसाइडेड। तो दो होता है, एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जैसा कि शब्द में लिखा हुआ है, जो नियम बना है उसका पालन हुआ है या नहीं हुआ है, बस ये चेक करेंगे। अगर नियम के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आया, पास हुआ, प्रोसीजर्स के हिसाब से हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा। कि इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और द कंसर्न बॉडी इज वैलिड, अगर प्रोसीजर करेक्ट है तो हम ये मानते हैं कि आउटकम भी करेक्ट ही होगा, तो वी फोकस ऑन प्रोसीजर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम क्या करते हैं, लॉ की टोटलिटी को देखते हैं। हम चेक करते हैं कि लॉ किसी को लाइफ को डिप्राइव तो नहीं कर रहा है, पर्सनल लिबर्टी तो नहीं जा रही है, फेयर एंड जस्ट है या नहीं है, तो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देन इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, रीसेंट जजमेंट में जैसे बोला कि अगर कोई एरर हुआ है तो जुडिशरी वहाँ पे ड्यूली इंटरवीन कर सकती है। अब देखो मेंस में स्पेशली ऐसे सवाल आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, प्रॉब्लम्स विद जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो रहा है, जुडिशरी अपने आप को बता रही है और जुडिशरी गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मिसयूज ऑफ पावर चेक हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं राइट, फेडरल बैलेंस बना हुआ है स्टेट और सेंटर में, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशरी इंडिपेंडेंट बता रही है और प्रिवेंट कर रही है टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव से ऑर्डिनरी पीपल को। प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार जुडिशरी इंटरवीन करने लग जाती है डे टू डे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। लिमिट ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है, सेपरेशन ऑफ पावर, और ये किस डीपीएसपी में कहा गया है, टेल। तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे हो नहीं रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के मैटर में इंटरवीन कर रही है। जुडिशियल ओपिनियन पे भी कई बार सवाल उठ जाते हैं, कई बार ये इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो लोगों ने सरकार को चुना है, तो उसकी अथॉरिटी भी अगर डिमिनिश होती है तो अगेन क्वेश्चंस उठते हैं। रिपीटेड इंटरवेंशंस अगर हो रहे हैं तो इधर एक जस्ट एंड फेयर इंटरवेंशन होना चाहिए व्हेन इट इज नेसेसरी, तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म दो टर्म होते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब आप थोड़ा वहां पे जुडिशरी बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं कर रही है, एक रिस्ट्रेन रख रही है। ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये था रिस्ट्रेन। इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर दैट रॉट द लॉ, उसको देखो। रेस्पेक्टफुल ऑफ प्रेसिडेंट्स, की कई बार बहुत सारी चीजें ट्रेडिशन में चलती है कि पहले क्या प्रेसिडेंट था, पहले इसको कैसे डील किया गया, बिकॉज अब हम 75 ईयर हो गया है। बहुत सारे केसेस आए थे जब लेजिस्लेचर और जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव लॉगर हेड पे थे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। तो रेस्पेक्टफुल ऑफ प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है अमेंडमेंट के थ्रू ही प्रोसीजर चेंज होना चाहिए, प्रोसीजर या प्रोसेस चेंज होना चाहिए। तो एक्टिविज्म जब होता है जब जुडिशरी बहुत ज्यादा इंटरवीन करने लग जाती है, इसमें भी एक बैलेंस होना जरूरी है। एक्टिविज्म में जुडिशरी लुक बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक्टिव एक्शन, इंटरप्रेटिंग एंड एनलार्जिंग लॉ पे वो ज्यादा फोकस करती है। तो सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। जुडिशरी कई बार
डिसीजन लेते वक्त रिस्ट्रेंट भी शो करती है कि जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है प्रोसीजर उसके हिसाब से वर्क करेगी। जुडिशरी एट टाइम्स एक्टिविस्ट की तरह भी काम करती है और आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन एंड टोटलिटी ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन देती है। बट द पॉइंट इज ओवरडू ऑफ बोथ द वेज इज नॉट राइट, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। तो जुडिशियल रिस्ट्रेन मतलब जुडिशरी खुद को रोक के रखी हुई है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी आगे बढ़ के डायरेक्ट चैलेंज कर रही है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को। तो दीज आर रिस्ट्रेन एंड एक्टिविज्म। 17 जुलाई था, ये वर्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है। 17 जुलाई इंटरनेशनल जस्टिस। जस्टिस डिलीवर्ड टाइम पे होना जरूरी है। जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड, justice delayed is justice denied, and justice hurried is again justice buried. So there has to be a balance. Achieving social justice through formal employment इस बार का थीम है। अब जैसे ये टॉपिक देखा ना, ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं मेंस में। अब हम फुल थ्रॉटल ऐसे टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एथिक्स इस वीक में कंप्लीट होगा, देन वी विल मूव टू टॉपिक वाइज। तो ऐसे अराउंड 200-250 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये सारे हम जो बहुत रेलेवेंट है मेंस में वो कवर करेंगे अभी। ओके, नाउ दिस इज 19 जुलाई 2022 का आंसर राइटिंग। कल हमने ये डिस्कस किया था अगेन मेंस क्लास में कि एक केस स्टडी दिया हुआ है, इस केस स्टडी को आप कैसे अप्रोच करोगे। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, ये हिंदू न्यूज़पेपर है। बिफोर दैट दिस इज अवर वेबसाइट। यहाँ मैं वो केस स्टडी और क्वेश्चंस ऐसे अपलोड करूँगा, आप उसको समझ के यहाँ अपने आंसर्स ऐसे अपलोड कर सकते हैं। देन दिस इज यूट्यूब 18 जुलाई। तो सी ये आपके कमेंट्स हैं। यस, इसमें करेक्शन कर दिया है, कैलकाटा सेशन था ये। अफसाना, दिस इज रियली गुड। सी नोट्स, प्रिसाइज नोट्स, वेरी गुड, थैंक यू बबीता। साक्षी इज अगेन डूइंग वंडरफुल। मिंट क्या होता है? सी प्रिसीजन। देन दिस इज आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, वेरी गुड। ये आर्टिकल्स भी देखते रहो मल्टीपल टाइम्स, याद हो जाते हैं। देन बाइकैमरल लेजिस्लेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, IUCN, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स, देन प्रोटेक्टेड एरिया, ESZ, बिहार का ज्योग्राफी एंड वंडरफुल। दिस इज रियली रियली गुड, वंडरफुल। हरजिंदर ने भी मिंट एंड सारे यहाँ पे बताए, नेशनल पार्क्स, बॉर्डर्स, वेरी गुड। सो पार्टिसिपेट, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर डिसइंटरेस्ट आता है, साइडवेज जाते हैं एंड बहुत जल्दी हम स्टडी एग्जाम मोड से दूर हो जाते हैं। सो ऑलवेज पार्टिसिपेट। देन MSR नोवा, दिस इज अगेन रियली गुड। देन दिस इज टेलीग्राम क्विज, ये सारे आंसर्स अच्छे से दिए हैं, क्विज वेरी गुड। देन समीर, देन शुभांगी, दिस इज अगेन रियली गुड। राम नरेश, अजय, विश्वजीत, सुंदर, श्रवण ने हिंदी में लिखा है, आप हिंदी में लिख सकते हो। सी लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ट्रांसलेट करो सब इंग्लिश आ जाता है। ओके, देन विश्वजीत, अफसाना, रत्नाप्रिया, राम नरेश, वेरी गुड। समीर, नंदिनी, शालिनी, विश्वजीत, अपूर्व, गौतम, एंड देन विश्वजीत, रत्नाप्रिया, यस इसको चेंज कर दिया है। कीर्ति अगेन, सो गुड। सारे आंसर्स यहाँ पे विद टाइम स्टैम्प दिए। टाइम स्टैम्प मतलब जिस टाइम पे वो बात कही गई है, वो सवाल पूछा गया, आप उसको यहाँ पे लिख दो। बीच में कॉलन लगाना तो अपने आप टाइम स्टैम्प आ जाएगा, जैसे 39:10। ओके, देन अजय, वेरी गुड। आर्टिकल्स, फैंटास्टिक। देन सुंदर, वेरी नाइस। देन गौतम। ओके, सो दीज आर योर कमेंट्स। टू ज्वाइन द कोर्स जस्ट विजिट अवर वेबसाइट। यहाँ पर ये QR कोड भी है, ये कोर्स के डिटेल्स भी दिए हुए हैं। स्कैन दिस QR कोड, पे द फी और मेल दैट course name along with you in your email ID and fee attachment to this one@rajanindia.1. Okay, so let us move to this the Hindu. See, पहला जो है वो है अमिड 99%। मैं धीरे बोलूंगा ना, मेरा थ्रोट पेन हो रहा है, कल बहुत बोल लिया मैं। ओके, सो I'll speak slowly. Then amid 99% polling, Murmu bags a few opposition votes. सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 31 लोकेशंस में, काउंटिंग टू टेक प्लेस ऑन थर्सडे। तो दिस इज गुड। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, पीसफुल एंड ऑर्डरली हुआ। 99% जो मेंबर्स थे इलेक्टोरल कॉलेज के, वोटिंग किया टू इलेक्ट 15वें राष्ट्रपति भारत के, 15th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो दिस इज रियली गुड। अब इसके रिजल्ट्स आएंगे। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी यहाँ पे वोट दिया। सो दिस इज 99% पोलिंग।
Then second, monkeypox case in Kerala, screen international passengers for signs of infection. Then fatal fall accident हो गया. This is very unfortunate. Then this is the front page of the Hindu. Second जो है, this is Karnataka ACB audit and ये news है wave का fury. Skeletal remains. This जो coastal damage हुआ है, this तिरुवनंतपुरम में many houses were taken away by the sea in the area. तो this is the problem. इंडिया का कोस्टल लाइन कितना बड़ा है? टेल. इंडिया का कोस्टल लाइन का टोटल कोस्टल लाइन हमारी कितनी है, इंक्लूडिंग मेनलैंड और आइलैंड्स भी? तो इंडिया की कोस्टल लाइन है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेव फ्यूरी. तो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर दिस कोस्टल जो पॉपुलेशन है इसको सेफगार्ड करने के लिए, कोस्टल पॉपुलेशन को सेफगार्ड करने के लिए वी नीड टू पुट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इनटू एक्शन. प्लस हैजार्ड जोनिंग, हैजार्ड मैपिंग होना चाहिए. और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी वी नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल राइज होगा और जो कोस्टल कम्युनिटी है ये बहुत वर्स्ट हिट होने वाली है. ओके, सो दिस इज this page number 5. Now this is page number 6, cart before the horse. Police should not arrest first and then fish for a possible offense. इंडिया में क्या होता है, पहले अरेस्ट कर लो फिर उसके बाद चार्ज डिसाइड करो. तो ये जो रॉन्ग प्रेसिडेंस एट टाइम्स देखने को मिलता है विच इज़ रॉन्ग. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बेल के बारे में क्लैरिफाई किया है. बेल, जमानत, दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं. एक होते हैं बेलेबल, एक होते हैं नॉन बेलेबल. बेलेबल मतलब कोई जुर्म किया है और उस पर आपको जमानत मिल जाएगी, तो मतलब आपको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, आप एक बॉन्ड भर के रिलीज जा सकते हो. जब कोर्ट और जो पुलिस है आपको बुलाएगी तब आपको आना पड़ेगा. तो दैट इज़ बेल. नॉन बेलेबल ऐसे ऑफेंस होते हैं जो बहुत सीरियस सीवियर टाइप के होते हैं और उस केस में आपको बेल नहीं मिलती, एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती. जो जुडिशरी जज साहब हैं उनके डिस्क्रिप्शन पे मिल सकती है, बट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती. तो दिस इज कार्ट बिफोर द हॉर्स. यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार एंटेल वर्सेस सीबीआई केस में कहा कि ग्रांट ऑफ अर्ली बेल टू दोज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना सफिशिएंट कॉज के अरेस्ट कर लिया है और अब बेल भी नहीं मिल रहा है. तो सीजेआई एनवी रमन्ना साहब ने कहा कि ये इंजुरी है पर्सनल लिबर्टी पे, हैस्टी अरेस्ट होते हैं, हर्डल्स इन द वे ऑफ रिलीजिंग सस्पेक्ट्स ऑन बेल होता है और प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन होता है दोज अंडर ट्रायल. तो मतलब उनका अंडर ट्रायल है, डिसीजन नहीं आया है और वो जेल में है. सो द पॉइंट इज बेल के प्रोविजंस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. कुछ ही दिन पहले हमने इसका FAQ पढ़ा था संडे की क्लास में. आप देखो नोट्स में बड़े अच्छे नोट्स थे वहाँ पे कि हमें यूके मॉडल क्यों नहीं अपनाना चाहिए. तो जो न्यूज़ होती है ना, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट यही होता है. ऐसा नहीं होता कि बस एक दिन में हमने बेल टॉपिक पढ़ा और सब जान लिया उसके बारे में. न्यूज़पेपर में हम हर चीज़ लेयर्स में पढ़ते हैं. जैसे FAQ में हमने देखा कि फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए बेल से रिलेटेड. आज के पेपर में इस पे एक एडिटोरियल टेक आया है, कुछ दिन बाद इसमें एक कॉलम भी आएगा. सो लेयर्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं, ये चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और 360 डिग्री इसमें ओपिनियन डेवलप होता है. तो देर इज़ एन आयरनी इन कोर्ट्स बैटिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी एंड लेमेंटिंग इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑन द वन हैंड. एक तरफ तो बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी और दूसरी तरफ जो इस टाइप से इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हैं इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है. रूटीनली डिनाइंग बेल और पोस्टपोनिंग बेल हियरिंग्स ऑन द अदर्स. तो बेंच ने ये एक और केस बताया, अर्नेश कुमार 2014 प्रिंसिपल्स है. सेक्शन 4141A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्टिंग एन अक्यूज्ड, एक्सपेक्टेड टू इशू अ नोटिस. रीज़न बताओ कि किस लिए अरेस्ट किया है, नोटिस बताओ इन्वॉल्विंग ऑफेंस जो है, और अगर प्रेजेंट टर्म जैसे कम है, लेस देन 7 ईयर है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा. सेक्शन 4141A. द आइडिया इज़ कि जो पुलिस भी होता है इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, सेटिंग टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, अंडरस्कोरिंग दैट एन अरेस्ट मस्ट बी मेड ओनली व्हेन एक्चुअली रिक्वायर्ड. मतलब अरेस्ट तब करो जब फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो गए और जब रिक्वायर्ड है. ये नहीं कि पहले अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि अरेस्ट हमने क्यों किया. और टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस और टैम्परिंग विद एविडेंस. अगर अक्यूज्ड भाग सकता है या एविडेंस को टैम्पर करेगा तब आप अरेस्ट करो, नॉट जस्ट लाइक दैट.
तो इस बेल एक्ट को मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यूनाइटेड किंगडम का प्रोसीजर बहुत अच्छा है बेल में, सो ये चीज़ हमें इंडिया में क्यों ना की जाए। तो डिनायल जो होता है उससे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। सेपरेट लॉ में प्रोवाइड कॉमन रेफरेंस पॉइंट कि कंट्री का जो अनस्टेटेड रूल है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। मतलब लॉ जो होता है, कानून ने वैसे आंखों के इसमें पट्टी बांधी होती है कि इसका मतलब ये नहीं कि कानून कैन नॉट सी, इसका मतलब है कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जो भी सामने है कानून उसके लिए सेम ही रहेगा, इक्वालिटी है लॉ का। तो इसको लेटर एंड स्पिरिट में हमें लगाना चाहिए। मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो भी एक मैकेनिकल रिमांड, एक सेटअप बना है वहाँ पे कि जस्ट लाइक दैट जो बेल होता है वो डिक्लाइन नहीं हो या जस्ट लाइक दैट पास भी नहीं हो जाए, उसके मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये लाइन बहुत अच्छा है ऐसे के लिए भी। मोर देन द लॉ, द पुलिस मस्ट फर्स्ट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग फर्स्ट एंड देन फिनिशिंग फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। सो दैट इज वाई जो पुलिसिंग होती है, पुलिसिंग इन द एंड फॉर पीपल होती है, तो पीपल फ्रेंडली, पीपल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। यह है ग्रोथ एंड वेलफेयर। अभी डिबेट चल रहा है वेलफेयर और फ्रीबीज का। प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें तो फ्रीबीज जो होती है आउटराइटली रॉन्ग भी नहीं होती है, आउटराइटली राइट भी नहीं होती है। एक्सेस ऑफ फ्रीबीज हो रही है जो बिना साउंड इकोनॉमिक्स के है, तो उससे सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है, जैसे कुछ नेबरिंग कंट्रीज में हमने देखा लाइक श्रीलंका एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज, अगर फ्रीबीज नहीं होगी तो जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है वो 39B और C को तो फॉलो भी नहीं कर पा रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वेलफेयर ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ वाई जैसा कि बोला जाता है मध्यम मार्ग ही सही रहता है। इस एक्सट्रीम में भी नहीं जाए कि देर आर नो फ्रीबीज इन द सेंस वेलफेयर, और दूसरे एक्सट्रीम में भी नहीं जाए कि इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाए फ्रीबीज के लिए। तो ग्रोथ एंड वेलफेयर। यहाँ जो आर्टिकल है नेक्स्ट जनरेशन है, प्राइमरली यहाँ पे ये बात लिखा है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। मतलब देर आर सो मेनी पीपल, इफ यू लुक एट दिस वेबसाइट वर्डोमीटर, वर्ल्ड में अभी 110 बिलियन पीपल आ चुके हैं, 110 ह्यूमन बींग्स, और आज की डेट में 7 या 8 बिलियन पीपल ही लिविंग है, बाकी सब डेड एंड गॉन। सो द पॉइंट इज जनरेशन कंटिन्यू होती है। हमसे पहले कुछ लोग थे, आज हम हैं, कल हमारे बाद भी और लोग आएंगे। तो ये जो जनरेशन होती है, वी शुड नॉट बी दैट सेल्फिश कि हम आने वाली जो फ्यूचर है उसका पूरा भविष्य खराब कर दें। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि आने वाली जनरेशन के पास फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, फूड नहीं है, कुछ बेयर मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। सो दैट इज़ वाई इंटर जनरेशनल जस्टिस होना ज़रूरी है। और ये एनवायरनमेंट के टर्म पे हो, सोसाइटी के टर्म पे हो, गवर्नमेंट, लॉज, प्रोसीजर्स, एवरीवेयर वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो दिस इज देयर। तो आर्टिकल में प्राइमरली बात ये किया है कि जैसे 1945 का जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो ब्रेटन वुड के ट्विन्स आए, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो आए तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर्स थे उनका से ज़्यादा था। UN बना, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विनर्स थे उनका इसमें से ज़्यादा था। यूरोप का से इसमें ज़्यादा रहा है। जनरल असेंबली में ऑल दो डेमोक्रेसी है, बट ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं ये स्वे करती है डिसीजंस को भी। नेटो जो बना, अगेन वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो गया, बट नेटो जैसे अलायंसेस कॉन्टिन्यू रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, बट नेटो जैसे अलायंसेस ने कंटिन्यू किया। एंड बिकॉज ऑफ दीज अगेन 2 यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग एंड वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस, लाइक रशिया एंड यूक्रेन। सो द पॉइंट इज कि जो जयशंकर साहब ने भी कहा कि यूरोपियन कंट्रीज एंड फर्स्ट वर्ल्ड को, सेकेंड वर्ल्ड को ये लगता है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, देयर प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट देयर प्रॉब्लम। तो दिस हैज़ टू चेंज। इंटर जनरेशनल जस्टिस होना चाहिए। यहाँ पे प्लैनेट का भी है, वेरिड टॉपिक्स एंड लाइंस थीम्स यहाँ पे किया है। सिविलाइजेशन, यंगर जनरेशन को लाओ, फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, उनके आइडियाज़ में जो ओल्डर पीपल है उनका विजडम लगाओ, उनका एक्सपीरियंस लगाओ, तो ये ओल्ड एंड न्यू का बहुत अच्छा लॉजिक बन पाएगा। स्टेम की बात किया हुआ है, स्टेम रिप्रेजेंटेशन हो, साइंस एक क्योर है, पेनेशिया है, देयर इज नो डाउट। तो द आइडिया इज कि वी नीड टू चेंज, स्ट्रीमलाइन आवर वेज। फिर साइंटिफिक डिज़ाइन करो, ऑब्जेक्टिवली सोचो, ऐसे करके ऐसे के बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। टॉप डाउन अप्रोच आएगा वहाँ पे,
एनवायरनमेंट को सेव करो, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें अभी भी चल रही है। G7 बना था इकोनॉमी। सो द आइडिया इज़ हम हमेशा पास्ट में रहते हैं। अब G7 1970 का है, आज की डेट में चाइना इतना बड़ा सुपर पावर है, इंडिया टॉप 5 में, PPP। सो वी नीड टू लाइक रीजेक्ट दीज ओल्डर इंस्टीट्यूशन जो अब केवल रेलिक्स बन के रह गए हैं। तो द विजडम इज ओल्डर पर्सन्स आर ह्यूमैनिटीज फास्टेस्ट ग्रोइंग येट लीस्ट यूज्ड रिसोर्सेज। नोट डाउन दिस लाइन, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स। ओल्डर पर्सन्स आर ह्यूमैनिटीज फास्टेस्ट ग्रोइंग येट लीस्ट यूज्ड रिसोर्स। तो सी, यंग जनरेशन, देर इज़ नो डाउट, हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती है। एज बिकॉज रिफाइनमेंट हो रहा है, नेचर भी रिफाइन कर रही है। सो द पॉइंट इज, जो न्यू जनरेशन है, देर इज़ नो डाउट उनको आगे प्रोपेल करना चाहिए, आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए लेगेसी को। बट जो ओल्डर जनरेशन है उसको भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, लाइफ लेसन्स है। सो वी नीड टू लाइक फाइंड अ बैलेंस। All must listen to others, aspiration must understand others wisdom as well। कई बार क्या होता है, ये जो यूरोपियन है या फिर US या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ये अफ्रीका या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके सोचते हैं कि इनको एजुकेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ब्रिटिशर्स बोलते थे वाइट मैन्स बर्डन है, कि ये सिविलाइज नहीं है एंड वी नीड टू पुट एफर्ट्स फॉर देम। ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे हम देखें तो इवन जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ हैं उसमें स्ट्रगल कर रही हैं, जबकि जो ट्राइबल पीपल हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं, इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस तरह का वैल्यू सिस्टम है, वो जो ग्राउंड विजडम है वो उनको ज़्यादा बेटर सूटेबल बना रही है एनवायरनमेंट के साथ इन सिंक रहने के लिए। सो ट्रेडिशनल विजडम भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। SDG 17 दिए हुए हैं। सेंट्रली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, डाइवर्सिफाई हमें करना पड़ेगा। लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस निकालो, ओल्ड यंग सबको साथ में लेके आओ, ग्लोबल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो। लोकल सिस्टम्स, तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो लोकल कम्युनिटी है, पीपल है, उनको भी रोप इन करना चाहिए। 5 डे वर्क वीक माइट बी फेडिंग अवे। अब देखो ये 4 डे होने वाला है। हम भी जो प्रीलिम्स बैच है, मेंस बैच भी इनफैक्ट होना चाहिए, बट उसमें टाइम कम है, दैट इज़ वाई मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ। बट आइडियली मंडे टू थर्सडे इज़ अ गुड थिंग। इससे क्या होता है, हम वैसे भी अपने सारे सेशंस बहुत प्रिसाइज होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। थोड़े टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। द आइडिया इज़ यू कैन नॉट वर्क 7 days इन अ वीक विद सेम इंटेंसिटी। अगर हम करते हैं तो उससे बर्नआउट होने लग जाता है और फिर वो सूटेबल नहीं है, लॉन्ग जर्नी के लिए सूटेबल नहीं है। तो वर्क में भी क्यों ना ऐसा 4 days करें, रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब्स में भी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आराम करो। वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले। सो द 5 day वर्क वीक माइट बी फेडिंग अवे। 4 days इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का ऑफ होना चाहिए। सो दिस इज दिस। देन इंडियाज क्लाइमेट इम्परेटिव। Then rice sowing hit stock avert crisis. Now see, rice मतलब पैडी। खारिफ क्रॉप होती है ये, तीन क्रॉप्स होती है, खारिफ, जायद बीच में आती है, और एक राबी, खारिफ एंड जायद। तो खारिफ का देखो एक्रेज कम हुआ है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे राइस 27% फॉल, सोयाबीन, मेज, कॉटन, अरहर, मूंग बीन, बाजरा, इनका फॉल हुआ है। राइस का ये एक्रेज है। मॉनसून सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट। देखो मेजॉरिटी ये जो पूरा जोन है, ये राइस भी है यहाँ पे, ये जोन पे देखो डेफिशिएंट ऑफ मॉनसून है, डेफिशिएंसी है। सो राइस कल्टीवेशन कम होगा, राइस का सोइंग कम हुआ है। देन बफर स्टॉक भी सी, ऑल्दो हेल्दी लग रहा है, बट वी हैव टू बी लाइक केयरफुल, बफर स्टॉक। सो दिस इज राइस सोइंग हिट स्टॉक अवर्ट क्राइसिस। देन CSR फंड्स हैं। CSR क्या होता है, इस पर एक शॉर्ट नोट बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट से इन जनरल GS में भी पूछ लिया जाता है अटेम्प्ट, GS पेपर 3 में। तो CSR क्या होता है, एक शॉर्ट नोट बताओ, और ये क्यों ज़रूरी है, इसका एथिकल एंगल भी बताओ क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर इसको नॉर्मल टाइप करके भी कॉमेंट्स में आप लिख सकते हो। नीट एंट्रेंस हुआ, वेकेंट फैकल्टी हुआ, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ बात है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज अ मेंबर। इसमें अभी 2 नए मेंबर्स और ऐड हो रहे हैं, ईरान और बेलारस। तो वो SCO में ऐड हो रहे हैं।
एससीओ क्या है? 2001 में बना था शंघाई 5। इसमें था रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया का कजाक, किर्गिन, ताजिकिस्तान। तो ये पोस्ट सोवियत इरा अर्ली 1991 में सोवियत इरा डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर बैल्कनाइज हुआ और फिर ये बना। ऐसा एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनाने की बात है 96 में, रीजनल सिक्योरिटी की, कि आप टेररिज्म को कम करोगे, बॉर्डर ट्रूप्स होगा वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, इसका आइडिया था सेंट्रल एशिया में। अब इसमें प्रोमिनेंट आउटकम्स भी हुए, जैसे मिलिट्री फील्ड में उन्होंने वर्क किया, फिर इसमें एडिशन भी होगा, नए मेंबर्स भी ऐड होंगे, मिलिट्री फोर्सेस कॉमन एक्सरसाइज भी करेंगी। सो ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा। फिर इसमें उज्बेकिस्तान ऐड होगा, फिर शंघाई स्पिरिट आएगा, एक चार्टर अडॉप्ट होगा सेंट पीटर्सबर्ग 2002 में। यहाँ क्या बात होगा? पहले तो रीजनल सिक्योरिटी था, अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड मतलब अब यहाँ पे पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सारी चीज़ें कवर होगी। एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कवर होगा। तो एक्सपैंड करा, अब एससीओ इन सब मैटर को देगा, डाइवर्सिफाई कर रहा है। जॉइंट एफर्ट्स होंगे पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रीजन के। ये सब चीज़ें भी ना कॉमन पॉइंट्स हैं, हर जगह ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुपिंग्स होती है, ये लाइक फॉर्डर मटेरियल है, हर जगह फिट हो जाता है। डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये बातें बनाना भी आना चाहिए, यही होता है डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये चीज़ है, अक्सर यूएन में भी हम यही पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो द आइडिया इज़ कि यहाँ पर हमने जो बनाया एससीओ, क्या ये नेटो जैसा तो नहीं बन रहा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? ये एक प्योरली मिलिट्री ब्लॉक है नेटो। नेटो के एक मेंबर पे अटैक होता है तो माना जाता है सब मेंबर पे अटैक है। तो ग्रुपिंग में आज की डेट में 8 है एससीओ में, इंडिया, कजाक, चाइना, किर्ग, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर में अफगान, ईरान, बेलारस, मंगोलिया थे और ईरान और बेलारस को फुल मेंबरशिप देने की बात है। अब इंडिया के लिए रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे रशिया भी है, तो दिस प्लेटफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। 2017 में ऊफा हमने इसको ज्वाइन किया था। अब इंडिया इज़ वेरी स्मार्ट, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्वाड में भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, यूएसए के साथ भी हैं, है ना, इजराइल भी है, ईरान भी है, एवरीवेयर। सो यही एक्चुअली टैक्टफुल डिप्लोमेसी भी होती है। तो क्वाड में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी है। ओके, सो दिस इज़ अवर फॉरेन पॉलिसी। हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा मेंटेन करते हैं और मल्टी अलाइनमेंट पे भी वे बिलीव। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें प्राइमरली 2 बॉडी है परमानेंट, एक तो सेक्रेटेरिएट है जो बीजिंग में है और एक है रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का ये रेगुलर वर्क होता है, इसमें बहुत बॉदर नहीं करना है, बेसिक्स हमें पता लग गए। बॉदर नहीं करना है इसलिए बिकॉज इसमें बहुत सारा सब्जेक्टिविटी होता है, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में ये वर्क करते हैं। ओके, देन पाकिस्तान एंड आईएमएफ टॉक। पाकिस्तान इज इन डिफिकल्टी, पैसे नहीं है, आईएमएफ बोल रहा है कि पहले रिफॉर्म्स लाओ और जो ग्रे लिस्ट में भी रखा हुआ है उस पर भी वर्क करो। ये नो योर इंग्लिश है। फास्टनेस ऐसा नहीं बोलते अपन, फास्ट एक्चुअली बहुत सारे जगह यूज़ हो सकता है डिफरेंट वेज में। जैसे फास्टली भी कोई वर्ड नहीं होता है, ही रन्स फास्ट बोलेंगे, ही स्पीक्स फास्ट, ही रीड्स फास्ट। फास्ट एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है। जैसे यहाँ पे इसका मतलब है तेज, बहुत तेजी से दौड़ता है, तेजी से पढ़ता है, तेजी से बोलता है। ही इज़ फास्ट अस्लीप का मतलब होता है वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो यहाँ फास्ट वर्ड का मतलब क्या है कि बहुत इंटेंसली, डीपली वो सो रहा है। यहाँ पे फास्ट का मतलब है अनफेडिंग। अनफेडिंग का मतलब होता है कि जैसे फास्ट कलर्स हैं, है ना, फास्ट कलर्स हैं, बड़ा अच्छा कलर लग रहा है, इट्स अ फास्ट कलर, मतलब अनफेडिंग है। देन हम ये बोलते हैं कि दे आर फास्ट फ्रेंड्स, मतलब दे आर अनफेडिंग अगेन, दे आर गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। फास्ट का मतलब स्टॉन्च डिवोटी भी हो सकता है, ही इज़ लीडिंग अ फास्ट लाइफ, ही इज़ लीडिंग अ लूज लाइफ। अगेन यहाँ पे ये मतलब हो गया कि वो लूज लाइफ यूज़ कर रहा है, मोरल डिसिपेटेड भी माना जा सकता है। ओके, देन शी इज़ मैड एट हिम एज ही प्लेड फास्ट एंड लूज विद हर अफेक्शंस। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद द लॉ। तो दिस इज़ फास्ट। एक होता है डास्टर्डली और एक वर्ड होता है डेज। इट ओरिजिनली मीन्ड अ डलार्ड, डेज स्टूपिड फेलो। डास्टर्डली का मतलब होता है जो डरपोक है, कॉवर्डली एंड ब्रूटल। अ डास्टर्ड इज वन हु डज मैलिशियस एक्ट्स इन अ कॉवर्डली मैनर, जैसे कि टेररिस्ट। द असैसिनेशन वाज अ डास्टर्डली एक्ट्स।
सो दिस इज देयर एंड ही इज अ लैगार्ड का मतलब ही इज स्लो, ही इज लैगार्ड इन लव एंड अ डास्टर्ड इन वॉर. इट वॉज डास्टर्डली एंड कॉवर्डली एक्ट. ओके, कॉवर्डीज होता है ये. सो दिस इज देयर. और लैगार्ड मतलब स्लो. तो ये कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की बातें. यहाँ पर जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा कल आया था, मंडेला जी के बारे में था. मंडेला डे सेलिब्रेट हुआ था. नेल्सन मंडेला जी, साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला जी ने कलर, जो वहाँ पे रेशियल सेग्रीगेशन होता था, रेशियल डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज किया था और साउथ अफ्रीका को मॉडर्न साउथ अफ्रीका बनाया था. तो दिस इज़ नेल्सन मंडेला जी. इनकी एक पोयम है इनविक्टस, वो मैं आगे बताता हूँ. स्टेलमेट हो गया, इंडिया चाइना टॉक कंटिन्यूज, ये हमने कल ही देख लिया था. मतलब हमने प्रेडिक्ट कर लिया था ऐसा होने वाला है, बिकॉज चाइना की पॉलिसी वी नो वेरी वेल. देन माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट. आर्टिकल 29 और 30 क्या होता है टेल, और इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है, कि रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी हो सकती है, लैंग्वेज बेस्ड हो सकती है. what all are the criterias and how many minorities are in India recognized, and article 29 and 30 क्या होता है आंसर. देन DGCA का आजकल बड़े स्नैक्स आ रहे हैं एयरलाइंस में, तो उसको चेक करने के लिए कहा है. देन दिस इज पैनल ऑन MSP नेचुरल फार्मिंग सेटअप हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. कल मैंने इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनर बनाया ना, उसको मैंने पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, ज्वाइन उसको देखो. सी MSP जो होता है ये एज अ पॉलिसी आया है, ये पॉलिसी कंटिन्यू करें या इसमें चेंजेस लाएं, इस पे बेस्ड ये पूरा डिस्कशन है. MSP जो होगा, MSP एज अ पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, ये गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है. देन दिस इज पुतिन एंड श्रीलंका में डिफिकल्टी है. क्रिप्टो लॉ में ग्लोबल टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी. सो अवर स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, वी आर नॉट अगेंस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, we are not against digital technology. What we are against is unregulated, speculated, too much of volatility and few person के जैसे ट्वीट से ऊपर नीचे हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है. यहाँ पे बहुत सारे जो गलिबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ह्यूज लॉसेस हुआ है इन पास्ट फ्यू मंथ्स. सो क्रिप्टो लॉ नीड्स ग्लोबल टीम वर्क. देन इक्विटी इंडाइसेस है. रशिया ने कहा इंडियन ऑयल पेमेंट UAE दिरहम से भी हम ले सकते हैं. UAE की करेंसी क्या होती है? दिरहम. देन दिस इज BOM एंड ओला अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फुल थ्रॉटल वर्क करेगा. एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ओके, सो दिस इज स्पोर्ट्स और यहाँ पर ये 5 डे वर्क है. नोट्स आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स वगैरह यहाँ लगा देता हूँ. इसको देखो, प्रिंट कर लो और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें वो साइड में लिख लो. इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको. ये इनविक्टस है. इनविक्टस बहुत अच्छी पोयम है. इसी पे बेस्ड एक मूवी भी है, मॉर्गन फ्रीमैन और नेल्सन मंडेला जी की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है और बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है. व्हेन यू गेट टाइम डू वॉच दिस मूवी. ये पोयम है, इस पोयम को लिखा है विलियम अर्नेस्ट हैनले ने. ये पोयम है इनविक्टस. इनविक्टस. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So this is Invictus. Okay. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.